नमस्कार दोस्तों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी सब्जेक्ट में शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने शैवालों के सामान्य लक्षण देखे थे। आज हम पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों को उनमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, कशाबों की संख्या, तथा आवास के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। तो शैवालों के बांटने का आधार क्या है? तो इनमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, कशाबों की संख्या तथा आवास। इन प्रकाश संश्लेषी वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, कशाबों की संख्या तथा आवास के आधार पर हम शैवालों को 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें से पहला वर्ग होता है क्लोरोफाइसी। जिसको हम सामान्यतः हरे शैवाल भी कहते हैं। ग्रीन एल्गी। दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है फियोफाइसी, जिसको हम सामान्यतः भूरे शैवाल कहते हैं। ब्राउन एल्गी। और जो तीसरा टाइप या तीसरा जो डिवीजन वर्ग होता है वो होता है रोडोफाइसी, जिसको हम लाल शैवाल कहते हैं। रेड एल्गी। तो शैवालों को उनमें पाए जाने वाले वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, कशाबों की संख्या तथा आवास के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग क्लोरोफाइसी है, जिसको हम सामान्यतः हरे शैवाल भी कहते हैं। जो दूसरा वर्ग है वो फियोफाइसी है, जिसको हम भूरे शैवाल भी कहते हैं। और तीसरा वर्ग है रोडोफाइसी, जिसको हम लाल शैवाल भी कहते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी को। पहला हमारा वर्ग है क्लोरोफाइसी। इनको सामान्यतः हरे शैवाल कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो इनमें यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः 2 पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी। तो इसमें
दो वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इस क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी इनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिसके कारण ये हरी घास, ग्रीन ग्रास के समान दिखाई देते हैं। तो इनका जो हरा रंग होता है वो हरा रंग इन्हीं दो वर्णकों के कारण होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हरी घास के समान दिखाई देते हैं, हरी घास के समान दिखाई देते हैं। तो इन्हें सामान्यतः हरे शैवाल कहा जाता है। यदि हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों वर्णक पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका रंग वो कैसा होता है, हरा होता है। इसीलिए इसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है। दूसरी बात हम देखें आवास। यदि हम इनके आवास की बात करें, यदि हम आवास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो अधिकांश ये जलीय होते हैं, अधिकांश जलीय होते हैं, और ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, अर्थात समुद्रों में भी पाए जाते हैं, और ये अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बर्फीले या सनो क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, बर्फीले या सनो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लेमाइडोमोनास। ये गर्म क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं, ये गर्म क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं, जिससे इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। तो यदि हम आवास की बात करें तो अधिकांश तो जलीय होते हैं, और जल में ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, और ये अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बर्फीले या सनो क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिससे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा ये गर्म क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिसे क्लोरेला, एक क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है, वो गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय शैवाल होता है, तो बर्फीले या स्नो क्षेत्रों में पाया जाता है। और बाकी के जो शैवाल होते हैं वो लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके आकार के बारे में। तो इनके आकार में विविधता पाई जाती है, इनके आकार में विविधता पाई जाती है, इनके आकार में विविधता पाई जाती है। जैसे ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। हमने पहले ही बात की थी क्लेमाइडोमोनास। ये कॉलोनी हो सकते हैं,
कॉलोनी हो सकते हैं, अर्थात ये समूह बनाकर भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो ये एक कोशिकीय होते हैं जिसे क्लेमाइडोमोनास। ये कॉलोनी अर्थात समूह बनाकर भी रहते हैं जिससे वॉलवॉक्स। यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर साल बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। यदि कॉलोनी में इनकी संख्या निश्चित होती है, यदि कॉलोनी में इनकी संख्या निश्चित होती है तो इसे सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कोशिकीय हो सकते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा ये समूह बनाकर कॉलोनी में रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स। और यदि कॉलोनी में समूह में रहते हैं और उस समूह में यदि यहाँ कॉलोनी में उनकी संख्या निश्चित होती है तब हम उसको बोलते हैं सिनोबियम, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉलवॉक्स। उसके अलावा ये तंतुमय हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स तो इसके आकार में बहुत ही विविधता पाई जाती है, जिसे एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जिसे क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा ये कॉलोनी में भी रहते हैं जिसे वॉलवॉक्स, और यदि कॉलोनी में इनकी संख्या निश्चित होती है तब हम उसको सिनोबियम कहते हैं। उसके अलावा ये तंतुमय हो सकते हैं जिससे यूलोथ्रिक्स। इनमें हरितलवक पाए जाते हैं। ये जो हर्ष सवाल है इनमें हरितलवक स्पष्ट होते हैं। हरितलवक पाए जाते हैं और हरितलवक बिल्कुल ही स्पष्ट होते हैं जो विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। तो इनमें हरितलवक पाए जाते हैं और हरितलवक स्पष्ट होते हैं जो कि विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। जिससे ये कीप आकार के हो सकते हैं। जो हरितलवक है वो कीप आकार के हो सकते हैं। और वे किस में होते हैं कीप आकार के? तो क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। उसके अलावा ये जालिकाकार हो सकते हैं। जो हरितलवक है वो जालिकाकार हो सकते हैं। ये जालिकाकार उडोगोनियम में होते हैं। उसके अलावा ये जो हरितलवक है वो रिबन आकार के हो सकते हैं। ये जो रिबन आकार के भी हो सकते हैं। और ये जो रिबन आकार के होते हैं वो स्पाइरोगाइरा में होते हैं। स्पाइरोगाइरा। उसके अलावा ये मेखला आकार के भी हो सकते हैं। और मेखला आकार के किस में होते हैं? तो ये जो मेखला आकार के होते हैं वो होते हैं यूलोथ्रिक्स में। तो ये कीप आकार के हो सकते हैं। हरितलवक के जो इनमें कीप आकार के हो सकते हैं, जिसे इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये जालिकाकार हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम। उसके अलावा ये रिबन आकार के हो सकते हैं, जिसे इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। और ये मेखला आकार के भी हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ये इनमें पाए जाने वाले हरितलवक थे। और यदि हम बात करें आगे हरितलवक की, तो
इनके हरितलवक में विशेष प्रकार की संरचना तो इनके हरितलवक में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पायरिनोइड। तो इनके हरितलवक में विशेष प्रकार की संरचना पायरिनोइड पाई जाती है। तो ये पायरिनोइड क्या होता है? तो ये हरे शैवालों में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना होती है पायरिनोइड। ये हरे शैवालों के हरितलवक में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है जिसमें स्टार्च, जो कि शैवालों में संचित भोजन होता है, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है, स्टार्च परिधि की ओर व प्रोटीन केंद्र की ओर होता है या केंद्र में होता है। तो पायरिनोइड क्या है? तो एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसमें जो स्टार्च होता है वो तो परिधि की ओर जमा हो जाता है और बीच में प्रोटीन होता है, केंद्र में प्रोटीन केंद्र में होता है। जैसे पायरिनोइड कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसके लिए हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो प्रोटीन होता है, और स्टार्च होता है वो परिधि की ओर होता है। और साथ ही साथ यदि हम इसमें बात करें संचित भोजन की, हरे शैवालों में संचित भोजन, तो जो हरे शैवालों में संचित भोजन होता है वो होता है पायरिनोइड स्टार्च। तो हम हरितलवक के बारे में बात करें तो हरितलवक पहली बात तो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, जैसे कीप आकार के हो सकते हैं, जाली का आकार हो सकते हैं, रिबन आकार के हो सकते हैं, मेखला आकार के हो सकते हैं। उसके अलावा इनके हरितलवक में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पायरिनोइड। और पायरिनोइड का क्या मतलब होता है? तो इसमें जो संचित भोजन होता है उसमें जो स्टार्च है वो तो परिधि की ओर होता है और जो प्रोटीन है वो केंद्र की ओर होता है। जिसमें स्टार्च परिधि की ओर होता है और केंद्र में प्रोटीन होता है, इसी संरचना को हम बोलते हैं पायरिनोइड। और यदि हम क्लोरोफाइसिन में संचित भोजन की बात करें तो इसमें जो संचित भोजन होता है वो होता है पायरिनोइड स्टार्च। उसके अलावा यदि हम इसकी कोशिका की बात करें तो ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जिससे क्लेमाइडोमोनास, और ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, ये जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी कोशिका भित्ति की बात करें, क्लोरोफाइसी के कोशिका भित्ति की बात करें तो इनमें जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होती है और ये सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है, तो ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और यदि हम इसकी कोशिका भित्ति की बात करें तो इनमें जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होती है और सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनन की।
हरे शिवालों में जनन रिप्रोडक्शन। तो जनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो जनन होता है वो वेजिटेटिव कायिक जनन होता है, दूसरा जो जनन का प्रकार होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और तीसरा जो प्रकार होता है वो लैंगिक जनन होता है। तो पहले यदि हम इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, इसमें कायिक जनन पाया जाता है, और ये जो कायिक जनन है वो खंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन है वो खंडन विधि द्वारा होता है। क्या होगा खंडन विधि में? तो इसमें जो एक शैवाल होगा वो तंतु में टूट जाता है, शैवाल तंतु में टूट जाता है, तंतु में टूट जाता है, और प्रत्येक तंतु से नया शैवाल बन जाता है, नया शैवाल बन जाता है। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा होता है। और फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि में क्या होता है? तो इसमें जो शैवाल होता है वो तंतु में टूट जाता है और प्रत्येक तंतु से नया शैवाल बन जाता है। दूसरा जो जनन का प्रकार होता है वो होता है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन हमेशा ध्यान रखना बीजाणुओं द्वारा होगा, बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, लेकिन जो हरे शैवालों में जनन होता है वो चल बीजाणु द्वारा होता है, चल बीजाणुओं द्वारा, जिसको हम जूस्पोर बोलते हैं, जूस्पोर। और ये जो जूस्पोर होते हैं वो छल बीजाणु धानी में बनते हैं, चल बीजाणु धानी में बनते हैं, चल बीजाणु धानी में बनते हैं। तो इसमें जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो बीजाणुओं द्वारा होता है और चल बीजाणुओं द्वारा होता है। ये छल बीजाणु होते हैं वो गतिशील होते हैं और इनमें गति के लिए कशाप पाए जाते हैं। तो यदि बात कर दें हम इसकी विशेषता की, तो ये गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और इन गति किसके कारण होती है? तो इनमें कशाभियाँ फ्लैजिला पाई जाती है, कशाभियाँ फ्लैजिला पाई जाती है, कशाभियाँ फ्लैजिला पाई जाती है। और ये छल बीजाणु का निर्माण किस में होता है? तो छल बीजाणु धानी में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन आगे हम बात करेंगे। जो तीसरा प्रकार है वो होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है, युग्मकों द्वारा। इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों द्वारा होता है। और ये जो युग्मक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने पहले ही बात कर दी है कि युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो पहले जो युग्मक होते हैं वो होते हैं समयुग्मकी, समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब है मादा युग्मक और नर युग्मक आकार में भी समान होंगे और संरचना में भी समान होंगे। युग्मकों का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है असमयुग्मकी, असमयुग्मकी। असमयुग्मकी में क्या होगा? तो इसमें नर तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक संरचना में असमान होते हैं लेकिन आकार में समान होते हैं। और युग्मकों का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में क्या होता है? तो इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें जो नर युग्मक है, नर युग्मक है वो तो आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, वह गतिशील होता है,
आकार में छोटा होता है वह गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक है वो आकार में बड़ी होती है, वो आकार में बड़ा होता है। जो मादा युग्मक होता है वो आकार में बड़ा होता है और अगतिशील होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन है वो युग्मकों द्वारा होता है, और युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। यदि दोनों संरचना व आकार में समान है तो उसको हम बोलेंगे समयुग्मकी। यदि वो संरचना में असमान लेकिन आकार में समान है तब हम उसको बोलेंगे असम युग्मकी। और यदि दोनों अलग है, जिसमें नर युग्मक छोटा व गतिशील है और मादा युग्मक बड़ा व अगतिशील है, तब हम उस ऐसे युग्मकों को बोलेंगे विषम युग्मकी। कैसे होता है इसमें जनन की विधि क्या है? तो इसमें जो नर युग्मक जो कि n होता है और मादा युग्मक जो कि n होता है, इसमें संलयन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। संलयन बोलेंगे हम, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। जाइगोट या युग्मनज बन जाएगा, और जाइगोट या युग्मनज 2n होगा। जाइगोट या युग्मनज 2n होगा। अब क्या होगा इसमें? तो जाइगोट से भ्रूण नहीं बनता, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण नहीं बनता। जाइगोट में क्या होता है? तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं। और इन अगुणित बीजाणुओं में अंकुरण हो जाता है और नया शैवाल बन जाएगा। और ये जो नया शैवाल होगा वो भी कैसा होगा? अगुणित होगा, ध्यान रखना। तो इसमें लैंगिक जनन की विधि क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा तो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा, जो कि कैसा होगा? n+n होगा। अब इस जाइगोट या युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इससे जाइगोट या युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इन अगुणित बीजाणुओं का अंकुरण होता है। और जब अंकुरण होता है तो इससे नया शैवाल बनता है, और जो नया शैवाल है वो भी कैसा होता है? अगुणित होता है। तो यह है क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधि। आगे हम देखेंगे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है उदाहरण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण तो इसमें जो पहला उदाहरण है वो है क्लेमाइडोमोनास। ध्यान रखना, ये एक कोशिकीय शैवाल होता है, एक कोशिकीय शैवाल होता है, और स्पाइरो गायरा हो जाएगा। आगे वॉलवॉक्स हो जाएगा, जो कि कॉलोनी बनाकर देता है। यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, जो कि तंतुमय शैवाल होता है। आगे इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट कारा हो जाएगा। और बात कर दे बाकी जो जितने भी शैवाल होते हैं उसमें लैंगिक अंग होते हैं वो बिना ढके हुए होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो कारा नाम का शैवाल है उसमें जो लैंगिक अंग होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और ढके हुए होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे क्लेमाइडोमोनास से।
उडोगोनियम हो जाएगा, उडोगोनियम। जिससे और बात करें तो क्लोरेला हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय शैवाल होता है, स्पायरोगायरा है, वोल्वॉक्स है जो कि कॉलोनी बनाकर रहता है, विलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा तंतुमय होते हैं। कारा की ये विशेषता है कि इसमें लैंगिक जो जननांग होते हैं वो ढके हुए होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। उसके अलावा उडोगोनियम है, क्लोरेला जो कि गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये अपने क्लोरोफाइसी के बारे में था। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।